जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर हैं, चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। और ये इतनी सारी आज आपने विमेन को ज्वाइन करवाया है बीजेपी। चुनाव में कुछ दिन रह गए, लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। ये जनता ज्वाइन कर रहा है। मोदी जी के प्रति जनता की जो, विशेष करके महिलाओं की जो आस्था है, उसी का ये रिफ्लेक्शन है। रोज मैं कहीं भी जाता हूं, किसी समय भी जाता हूं, देर रात में भी जाता हूं, लोग गांव के बाहर खड़े रह के इंतजार करते हैं और बीजेपी को समर्थन देते हैं। ये कोई बड़े रसूखदार लोग नहीं है, इसीलिए उनकी ज्वाइनिंग आप चमक दमक की बाहर है। जनता बीजेपी से जुड़ चुका है उड़ीसा में, और मोदी जी के साथ विशेष करके जुड़ चुका है। और आपके घर आ जाते हैं लोग, आपसे मिलते कहीं भी रात को मैं कहीं टूर करके आता रहता हूं, खबर जब मिलती है, मेरे को नहीं सिर्फ, और कोई भी बीजेपी के कार्यकर्ता। इस बार आज उड़ीसा में इस बार बड़ा उत्सव के माहौल है। बीजेपी के प्रति जनता की एकदम अटूट प्रेम बढ़ रहा है, और उसकी रिफ्लेक्शन आप ये देख रहे हैं, प्रतिफलन उसकी है। ये ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जहां पूछूंगी आपसे कि अभी तक बीजेपी ने असेंबली में कभी चुनाव जीता नहीं है, और ये एक ऐसा राज्य है जहां असेंबली और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। एक इलेक्शन का, यानी कि विधानसभा इलेक्शन का लोकसभा इलेक्शन पर इम्पैक्ट रहता है। दोनों को कॉम्प्लीमेंट करता है। कभी कभी दोनों परस्पर थोड़ा अलग भी हो जाते हैं, लेकिन इस बार दोनों चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व को समर्थन मिलेगा। और मैं आपको कहूं, हम भले ही पिछले विधानसभा में सीट ज्यादा ला नहीं पाए, लेकिन हमारा वोट 18% से बढ़ के 32% तक पहुंचा था। इस बार हम लोग उसको 40 पार करेंगे, बहुमत की आंकड़ा हम पार करेंगे। लोकसभा में तो मेरा कैलकुलेशन, हम 21 की 21 लोकसभा जीतेंगे, 45% प्लस वोट हम लाएंगे। 21 सीटें सारी 100% मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो नवीन बाबू क्या सोच रहे होंगे? दोस्त ना रहा। नवीन बाबू इस बार विश्राम लेंगे, विश्राम लेना भी चाहिए। और उनकी चुनाव तो लोकसभा के लिए, हमारा तो प्रधानमंत्री प्रत्याशी मोदी जी हैं, उनकी प्रधानमंत्री प्रत्याशी कौन है? उनकी लोग जाके करेंगे भी क्या, ये उड़ीसा की जनता में एक मन में आया है। बाकी रहा राज्य सरकार की, हम भले ही वो पिछले 5 साल से यहाँ सत्ता में रहे, लेकिन जिस प्रकार की 5 साल से नहीं, 5 बार से, पिछले 5 बार से वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सभी चीजों की एक अंत होता है। मेरा एक अनुमान है, प्रदेश की जनता की जो मूड है, 25 साल की नाकामी का इस बार उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, 2009 में आप पहला चुनाव लड़े थे लोकसभा के लिए, देवघर से आपने ये चुनाव लड़ा था। 15 साल उसके बाद लोकसभा और चुनाव की रणनीति में आप नहीं थे। एक असेंबली का चुनाव आपने लड़ा था, आप जीत नहीं पाए थे, उसके बाद राज्यसभा का दौर शुरू हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, ये लोकसभा में जनता के पास जाना, ये और राज्यसभा में रहकर तमाम मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो संभालना, इन दोनों में अंतर क्या है? नाभिका जी, मैं थोड़ा आपको करेक्ट करूं, एडिट कर दूं आपको। मैं 2000 में 29 साल की उम्र में पहली बार विधायक बना। फिर मैं उसके बाद 2004 में लोकसभा जीता, 2009 की विधानसभा में उड़ीसा में हारा। फिर उसके बाद पार्टी ने मेरे को राज्यसभा में भेजा, 2 बार राज्यसभा में भेजा। मैं लास्ट चुनाव जो 2009 में लड़ा था, उसके बाद फिर मैं उड़ीसा में 2024 की चुनाव लड़ने आया हूं। 15 साल के बाद मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं चुनाव प्रत्यक्ष लड़ने का मेरा अनुभव 2000 से ही है। 24 साल से मैं खुद चुनाव में लड़ा हूं, उसके पहले भी मैं एग्जैक्टली मैं चुनाव में काम कर रहा। मेरा अनुभव मैं आपको कहूं तो 84 की चुनाव से हम काम कर रहे हैं। लगभग कितने बरस के थे? मैं तब 16 वर्ष का था। मैं तब से पार्टी का काम कर रहा हूं, और मैं 40 साल हो गया चुनाव की समय में सक्रिय रहना, काम करना। खुद उसमें से मैंने 2000, 2004, 2009, फिर
24। बहुत सारे प्रत्याशी आपने लड़वाए हैं, बहुत स्टेट इलेक्शंस के इंचार्ज पार्टी ने रहे। मेरे को जहां जहां जब भेजा, प्रदेश के अंदर हो या प्रदेश के बाहर हो, मैं चुनाव के काम पे जुटा रहता हूं। और मैं संगठन का मूल व्यक्ति होने के कारण मेरे स्वभाव में लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को समझाना, लोगों को एक पद्धति में काम करवाना, ये मेरा एक रुचि की विषय रहा है। और मैं कभी कभी जब खुद चुनाव लड़ता हूं, थोड़ा उसमें मैं अलग तरीके से काम करता हूं। जब मैं चुनाव लड़वाने के काम पे जाता हूं, मैं फिर ऐसे ही उसको थोड़ा व्यापक दायरे पे काम करता हूं। और चुनाव तो हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए चुनाव तो अत्यंत एक पवित्र काम है, उसमें जुड़े रहना चाहिए। लेकिन जब आप कह रहे हैं 16 साल की उम्र में उड़ीसा से आपने शुरू किया, उस चुनाव से लेकर अब तक क्या क्या बदला है? और जब आपने ज्वाइन किया होगा तो तब तो बीजेपी उड़ीसा में बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी नहीं होगी। तब तो 1-2% की पार्टी था। बीजेपी 40 साल पहले 1-2% की पार्टी से बढ़ के आज 45% की पार्टी हो रही है। पिछले चुनाव में हम लोकसभा में 38% वोट लाए थे और विधानसभा में 32% वोट लाए थे। ये पार्टी की लाखों कार्यकर्ताओं की अथक परिश्रम की, बलिदान की उपलब्धि है। और अभी की पिछले दिनों में बीजेपी को एक जंप आया था जब अटल जी की नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी देश में। वैसे ही अभी पिछले 14 से आगे एक लंबी छलांग हमने उड़ीसा में लगाया है। इसकी मूल श्रेय आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके प्रति उड़ीसा के लोगों की एक अटूट श्रद्धा, विश्वास और आस्था है। यही एक कारण है आज भारतीय जनता पार्टी की ग्राफ ऊपर जा रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी, पिछले 10 साल से लोग कहेंगे एक लव अफेयर था बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच में। नवीन पटनायक की रोज प्रशंसा की जाती थी सेंट्रल लेवल पर, उन्होंने साइक्लोन कैसे हैंडल किया इसकी प्रशंसा की जाती थी। कई बिल्स में उन्होंने आपका साथ दिया जब आपके पास नंबर नहीं थे। फिर अलायंस की बात तक चली। अलायंस की बात होते होते ये लव अफेयर में कहीं ना कहीं टूट आ गई और आज एक दूसरे के आमने सामने आप खड़े हैं। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि नवीन पटनायक जी बिना कागज रखे उड़ीसा के 30 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम भी नहीं बता सकते। ये कड़वाहट क्यों? नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। देखिए, आप लोग राजनीति की परिभाषा को अपने तरीके से आंकते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। 1998 से यहाँ जो बीजू जनता दल बना, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी अलायंस थी, अटल जी के नेतृत्व में एनडीए था। उस समय में ये हमारे साथ 2009 तक रहे। 9 में हमारी अलायंस टूटी, वो अलग लड़े, हम अलग लड़ रहे हैं। हम अपना राजनीतिक संगठन अलग कर रहे हैं। आज हम पिछले दिनों में जो एक कुछ प्रसंगों में बीजू जनता दल की हमारी प्रति लोकसभा में और राज्यसभा में समर्थन रहा, हमारे प्रति तो कांग्रेस का भी महिला रिजर्वेशन बिल में कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। क्या उसके अर्थ ये माना जाएगा कि हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे? चुनाव लड़ने का अलग विषय है, फ्लोर ऑफ द हाउस में राष्ट्रीय मुद्दे पे इकट्ठा आना अलग विषय है। क्या जब तूफान आता है उस समय में हमें राजनीति करना चाहिए, तू में करना चाहिए कि नहीं तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने उस समय? तो उड़ीसा में पिछले 10 साल में जब भी कभी विपदा आई है, सबसे पहले आने वाले लोगों में कोई थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। हाथ खोल के उड़ीसा को मदद करने में कोई एक नंबर की व्यक्ति था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मैं उड़ीसा की राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। उड़ीसा की अकाल में, उड़ीसा की चक्रवात में वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था उड़ीसा के हक को पाने के लिए। सुपर साइक्लोन हुआ 99 में, तब अटल जी प्रधानमंत्री थे। अटल जी ने एक शब्द कहा था, उड़ीसा के विकास के लिए अर्थ का कोई अभाव नहीं रहेगा। इसकी सकारात्मक प्रभाव जनता में पड़ी। आज मोदी जी उड़ीसा के लिए मदद करते हैं। कोई सरकार को या कोई राजनीतिक नेतृत्व को गाली गुलज करने से ही विरोधी है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। आज हम चुनावी प्रतिद्वंदी है। प्रधानमंत्री जी ने बात कहा, आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा क्या है? उन्होंने पिछले 24 साल में जिनका वो थोड़ा उनके मन में मान है कि हमने 5 टर्म हमने जीता है। प्रजातंत्र में भी एक उपलब्धि है, मैं भी उसको स्वीकारता हूं, लेकिन उसमें किया क्या आपने? आपकी उपलब्धि क्या है? इन दिनों में उड़ीसा के गांव में पीने की पानी नहीं है, इसकी कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उत्तर है? सिंचाई महानदी के किनारे जा रहे हैं,
महानदी उड़ीसा की लाइफलाइन है। हर एक साल लाखों क्यूसेक्स पानी यहीं से बहकर समुद्र में चला जाता है। कभी हीराकुद बांध बनी थी, उसके बाद कोई जल संसाधन की, जल संरक्षण की कोई योजना बनी क्या? पिछले 25 साल में कुछ बनी है क्या? न सिंचाई है उड़ीसा की खेतों में। उड़ीसा की कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैं का बात कहता हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर में लोग निर्भर करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने सैंक्शन पोस्ट है उतने डॉक्टर है क्या, टीचर है क्या? 1/3 उड़ीसा के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। आखिर 24 साल की सरकार की उपलब्धि क्या है? तो प्रधानमंत्री ने उसी को तो टीका किया है। उड़ीसा अपार संभावना की राज्य है, 1 नंबर राज्य बनना चाहिए। आप कांग्रेस को मौका दिया है, बीजू जनता दल को 25 साल से मौका दिया है, आप इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम उड़ीसा को 1 नंबर राज्य बनाएंगे। इतना तो टीका हमारी करना, इतना तो हमारा वक्तव्य रखना हमारा राजनीतिक अधिकार है। नहीं, आपका अधिकार जरूर है और चुनाव में टीका टिप्पणी भी होती है, लेकिन एक और मुद्दा उठाया आपने। कई चक्कर लगाए वीके पांडियन ने, जिन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी का और नवीन पटनायक जी के साथ काम करने का उनका लंबा इतिहास है। अब वो पॉलिटिक्स में आए हैं तो आप कह रहे हैं कि वो आउटसाइडर है। तो क्या इनसाइडर है? उनकी जन्मभूमि उड़ीसा है। भारत की राजनीति में कोई एक राज्य की, देखो किसी भारत में किसी को कहीं राजनीति करने किसी की आपत्ति नहीं। कभी तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब बिहार से चुन के आते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री यूपी से तो चुन के आते हैं, इसकी कहाँ किसी को आपत्ति है। लेकिन राज्य की नेतृत्व करने की बात हो, राज्य की अस्मिता की बात हो, राज्य की भाषा की बात हो, राज्य की विकास की बात हो, तो सिर्फ वो राज्य का आदमी कर सकता है। स्वाभाविक है। बताइए ना, पिछले आप तो इतने अनुभवी, पर वो तो उड़िया बोलते हैं। कहाँ उड़िया बोलते हैं? अगर उसको आप उड़िया बोलते हैं तो मैं हाथ जोड़ के नाविका जी आपको, आप ही के माध्यम से उनको भी क्षमा मांग लेता हूँ। अगर वो उड़िया ही बोलते हैं तो क्षमा करिए। सारे विषय में देखिए, मैं आप इस राज्य की एक इतिहास है, मैं आपको याद करूं। आप तो जमशेदपुर के हैं, आप सिंधरी के हैं, वो बिहार के। जब सम्राट अशोका कलिंग को आक्रमण किए, व्यापारिक संबंध में हमारी अनबन होने के कारण उड़ीसा की बंदरगाह में मगध की जो व्यापारी जाते थे और हमारी कलिंग की व्यापारियों में अनबन हुई, उसके कारण युद्ध हुआ। हाथी हमने नहीं दिया, उसके कारण युद्ध हुआ। तब उड़ीसा में प्रजातंत्र था, कोई राजा नहीं थे, एक समूह था। तब भी हमने माथा नहीं झुकाया, अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने माथा नहीं झुकाया। हम जहां खड़े हैं संबलपुर में, यहाँ एक वीर सुपूत थे, वीर सुरेंद्र साय, गौंड समाज के थे। अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते करते 37 साल मध्य प्रदेश की असीरगढ़ जेल में रहे, जिंदगी कटा दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। मातृभूमि के लिए, जाति के लिए, भाषा के लिए, ये जाति ना कभी कॉम्प्रोमाइज किया है, ना आने वाले दिनों में कॉम्प्रोमाइज करेगा। हमें क्या मुख्यमंत्री जी को 4.5 करोड़ उड़िया लोगों में एक भी उड़िया विरासत को संभालने के लिए एक भी उड़िया नहीं मिला। हमें किसी के लिए व्यक्तिगत बैर किसी के लिए नहीं है, लेकिन एक सैद्धांतिक मुद्दा है। फिर आखिर मेरे पूर्वजों ने लड़ाई क्यों किया था? मैं भाषा भित्तिक पहला राज्य कैसे बना? मैं आपको कहूँ उड़ीसा, पर हम तो कहते हैं वासुदेव कुटुम्बकम। हाँ, वसुधैव कुटुम्बकम है, हाँ, लेकिन उसके अर्थ पूरी दुनिया अगर हमारा परिवार है नहीं तो क्या अंग्रेज आए थे हमने मान लिया था? पूरी दुनिया के हिस्से थे। वो तो वही कह रहे थे कि हम गोरे हैं, तुम काले हो, तुम्हारे बुद्धि ही नहीं है शासन करने के लिए, हम ही तुमको शासन करेंगे। देखिए, कुछ मर्यादा होता है प्रजातंत्र में, लोक जीवन में कुछ मर्यादा होता है। रणनीति बनाना, मेहनत करना, प्रशासनिक भूमिका में काम करना, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप राजनीतिक नेतृत्व भी करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप एक किसी की व्यवस्था को, आज मुख्यमंत्री जी की कुछ व्यवस्था होगी, वो उन पे निर्भर करते हैं। हमें उनके व्यक्तिगत विषय, हमें कोई उसमें भी टिका नहीं करना है, मेरे को तो नहीं करना है। लेकिन राज्य की आकांक्षा के बारे में मैं बताऊं आपको, उड़ीसा में एक बड़ा फेमिनी हुई थी, अकाल हुई थी दशकों सदियों पहले। उसको हम लोग कहते थे नौंग दुर्भिक्ष। उस समय में उड़िया लोगों की कमर टूट गई। उसके बाद उड़ीसा के नेतृत्व को लगा कि भाई हमें हमारी एक पहचान होनी चाहिए। इन दिनों में अंग्रेजों की रहते रहते पहचान, उड़ीसा पहला भाषा आधारित एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी है। डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल आइडेंटिटी के लिए, रिसर्जेंस के लिए हम लोगों ने लड़ाई करके एक राज्य बनाया। उस राज्य में जब हम शताब्दी मना रहे होंगे,
इस प्रकार के एक माहौल बने, ये हमें, मेरे को लगता है, मैं ये मेरे धर्मेंद्र प्रधान के लिए ये एक राजनीतिक प्रसंग नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा है, ये एक सांस्कृतिक मुद्दा है। मैं आभार प्रकट करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने उस विषय को रिकॉग्नाइज किया, खुद उन्होंने उस विषय को कहा कि और अलायंस कभी था ही नहीं, टॉक्स तो था, हमारी ओर से तो कभी नहीं था। कोई एक मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे तो वो बता पाएंगे, हमारी ओर से कोई आप कह रहे हैं दिल्ली में कोई मीटिंग नहीं हुई थी? मेरी जानकारी में नहीं हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान जी, या तो आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस 40 साल का इतना ज्यादा हो गया है कि आप सीधे मुंह से डिनाई कर रहे हैं, या तो मेरा पत्रकारिता का एक्सपीरियंस 30 साल का कम पड़ गया कि मेरी खबर इतनी गलत है। मैं कौन होता हूँ? देखो, मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई राजनीतिक अलायंस की प्रपोजल नहीं था, और हमने मेरे प्रदेश अध्यक्ष, एक समय में जब अफवाह चला, एक द्वंद्व चला, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्टता के साथ कहा है कि पिछले 10 सालों में फ्लोर ऑफ द हाउस आपने कई विषयों में हमें मदद किया, हम उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनेक वेलफेयर स्कीम उड़ीसा में लागू नहीं हो रहे हैं, अनेक कल्याणकारी योजनाओं को नाम बदला जा रहा है, उसके ऊपर उड़िया अस्मिता की, उड़िया लोक सभ्यता की, उड़िया भाषा के अनेक असमाधित प्रश्न हमारे मन में है। इसलिए हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रहा है। जो चुनाव टॉक कर रहे थे वो जाने, हमें भारतीय जनता पार्टी तो उसमें नहीं था। चलिए, मुद्दे कई और हैं, कुछ और मुद्दे उठाते हैं, महानदी के किनारे जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, हम महानदी के किनारे खड़े हैं, संबलपुर की भूमि है ये। आपने अस्मिता की बात की, उड़िया अस्मिता, लेकिन नवीन पटनायक जी कहते हैं आपने उड़िया भाषा के लिए क्या किया। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी की, तमाम चीजें, और 25 साल का एक रिकॉर्ड होता है। और नवीन पटनायक जी ज्यादातर किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, शांत स्वभाव के, एक रिस्पेक्ट उनकी अलग है पॉलिटिक्स में। क्या इसका सामना करना आसान होगा बीजेपी? देखिए, राजनीति में किसी को भी आसान, राजनीतिक जब चुनाव लड़ाई होता है ना, कोई भी चीज नाविका जी आसान नहीं होता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। हम भी लड़ी रहे हैं। मैं तो पिछले 2009 से जब चुनाव हमारी अलायंस टूटी, 9 हो, 14 हो, 19 हो, हम लड़ते लड़ते इस स्टेज तक आए हैं कि आज हम एक नंबर पार्टी बन ही जाएंगे। बाकी रहा आदरणीय नवीन बाबू जी की उड़ीसा के प्रति प्रतिबद्धता। मूल विषय है कि इस बार उनकी वारिस कौन होगा, नेतृत्व कौन होगा, उड़ीसा की भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा। रहा बाकी भाषा की सम्मेलन के बारे में, तो 25 साल के बाद उनको एक भी याद आया कि भाई एक बार भाषा सम्मेलन करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, और वहां भी कैसे किए? ऐसे कि उड़ीसा की जो एक प्रमुख साहित्यकार है, उड़ीसा के कल्चरल रेनेसां की, जिसको एक बड़ा जनक मानते हैं, उनकी नाम को भी उच्चारण नहीं कर पाए। कांतो कवि को उन्होंने कंठो कवि कहा। तो ये सारा विषय जब दिखावटी आप करते हो ना, दिखावा के लिए करते हो, कहीं ना कहीं पकड़ में आता है। देखिए, मूल विषय आप एक समझो, उड़ीसा की बच्चों की भविष्य क्या होगा जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषा आधारित शिक्षा के बारे में बात कह रहा है। जब राष्ट्रीय नीति हमारी बन रही कि हमें एक सेल्फ एस्टीम खड़ा करना है, सेल्फ प्राइड खड़ा करना है, उस समय में जिस जाति में बच्चों की, आज उड़ीसा की माल न्यूट्रिशन की स्थिति देखिए, उड़ीसा की शिशु मृत्यु हार को देखिए, मातृ मृत्यु हार को देखिए, उड़ीसा की 50% मैट्रिक में ड्रॉप आउट होती है, ये देश के अंदर सबसे हाईएस्ट है। उड़ीसा में किसानों की हालत बहुत ही खराब है। एनसीआरबी रिपोर्ट को जाओ तो उड़ीसा में महिलाओं की हालत सबसे खराब है। ये सारा मिलाए तो इसको कौन संभालेगा? इसको 25 साल की एक मॉडल चला है, ठीक है, इसको मैंने भी स्वीकार करता हूँ, मैं पब्लिकली भी स्वीकार किया है, लोगों ने वोट दिया है तो मेरे को भी स्वीकार करना है। लेकिन ऐसे ही बंगाल में, पड़ोस की बंगाल में 3 दशक तक सत्ता किसी के हाथ में था, अभी उनको दूरबीन लेके ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं।
आपने प्रजातंत्र में जो अंत में लोग फैसला करेंगे उसको हमें सर माथे पे लेना है, लेकिन आपने क्या प्रजातंत्र में उतना तो समीक्षा करना पड़ेगा। उस समीक्षा में हम अपना मत जनता के सामने रख रहे हैं कि आपने किया ही कुछ नहीं। आपने धान की रेट को कम करके रखा। आपने कहा था केंद्र सरकार सारे पैसा देता है, लेकिन आपने कभी कहा था 2015 में हमने 100 रुपया बोनस देंगे, कह के आपने पलट गया। आपने अनेकों यहाँ मैं संबलपुर में एक प्रकल्प देखने के लिए गया था। 2014 में उन्होंने किसानों के लिए एक टर्मिनल का फाउंडेशन स्टोन दिया था, वो फाउंडेशन स्टोन भी अभी उड़ गया है। तो एक छोटे छोटे काम को आप 10 साल के अंदर भी 25 साल के अंदर भी कर नहीं पाओगे, तो आपकी विश्वसनीयता इस बार कटघरे में है। यही मूल मुद्दा है। आप चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, बात आप ओडिशा की अस्मिता की करते हैं, तो आप लोकसभा जा रहे हैं या राज्य चलाने वाले? देखो, मैं मेरे पार्टी की राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। मैं यहाँ की लोकसभा की प्रत्याशी हूं। यहाँ जिस प्रकार की एक विकास की आवश्यकता थी, मैं संबलपुर में रह रहा हूं। संबलपुर में मैं कई दिनों से देख रहा हूं, संबलपुर की रोड और ड्रेन में फर्क नहीं है। ये हमारी एक पिछले हजारों साल की इस महानदी के अंदर हम खड़े हैं। महानदी के किनारे हजारों साल से ये शहर है। इस शहर की सिविक कम्युनिटीज को देखिए। क्या ये राज्य की मुद्दा नहीं है? मैं यहाँ के प्रतिनिधि के नाते इसको नहीं उठाऊंगा? यहीं से लेके राज्य के आकांक्षा युवा यहीं भी रहते हैं, किसान यहीं भी रहते हैं, महिला यहीं भी रहते हैं। तो राजनीतिक मुद्दा लोकसभा की एक है, विधानसभा की एक, ऐसा नहीं होता है। आज जो स्थिति है, हर एक राज्य चुनाव की एक एक स्क्रिप्ट बनता है। इस बार चुनाव की स्क्रिप्ट है विकास कौन करेगा, आगे की भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है, लोगों की विशेष करके युवाओं की, महिलाओं की, आदिवासियों की एस्पिरेशन कौन पूरा करेगा। इसकी सेंट्रीफ्यूगल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं हमेशा सीधी सवाल पूछती हूँ, तो आपसे सीधा सवाल पूछूंगी। आप जब पांडियन जी के बारे में कहते हैं, नवीन पटनायक जी के बारे में कहते हैं, उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट संबलपुर में दिया है, प्रणब दा आपके खिलाफ खड़े हैं, जीत पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पक्का जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छा इलाका है, लोगों की समर्थन है। पर्सनल ईगो का सवाल नहीं है, क्योंकि नहीं, देखो चुनाव में कुछ पर्सनल नहीं होता है। ये मुद्दे की आधारित राजनीति है। मैं कभी चीजों को पर्सनली नहीं, आप ना ले बीजू जनता दल, तो अगर उनकी परिपक्वता के ऊपर निर्भर करता है, उनकी मैच्योरिटी के ऊपर निर्भर करता है। उनके पास देखिए, मैं तो उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। पिछले महीना भर की आदरणीय मुख्यमंत्री और उनकी जो आउटसोर्स नेता है, उनकी राजनीति इतने वर्षों से तो उड़ीसा में है। क्या कितने वर्षों से है? वो उड़ीसा 3000 साल की पुराना है। वो 20 साल से आए हैं। अब कितने वर्षों से हैं? 20-22 साल से आए हैं। आप भी तो 3000 साल से नहीं है ना? मैं तो 55 साल से ही हूँ। मेरा जन्मभूमि यही है, मैं यही का हूँ। देखिए, विषय है कि ऐसे आप चीजों को, तो फिर मेरे फिर एक बार मैं दोहराऊंगा कि फिर इसमें जो साहित्य में एक शब्द है कि अभिमान, स्वाभिमान, अस्मिता, भाषा, संस्कृति, लोक भाषा, लोक चरित्र, तो इसको हम छोड़ ही दें? छोड़ना थोड़ी होता है, दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा आदमी जो भी काम करे और राज्य के लिए काम करे वो काफी नहीं है। एक होता है जन्मभूमि का स्वाभिमान, एक होता है कर्म भूमि का स्वाभिमान। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट करूं, कोई व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है भारत में, ये तो संविधान में दायित्व है, सुरक्षा दिया है। लेकिन आपकी संविधान जब बनाया गया, मैंने उड़ीसा की परिस्थिति को कहा कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है? एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इसीलिए है कि उड़ीसा में जब संविधान लिखा गया, एक पद्धति बनाई गई कि एक तबका चुने हुए प्रतिनिधि बनेगा, एक तबका एग्जीक्यूटिव बनेगा, एक तबका जुडिशियरी बनेगा। तीनों के अपना अपना दायित्व रहेगा। और एग्जीक्यूटिव पीछे दरवाजा से आके ये कहेगा कि मैं राजनीतिक सत्ता को हथियाऊंगा, यही है आपत्ति। आप आओ, मैदान में रहो, चुनाव में संघर्ष करो। आपकी पूरा प्रधान मुख्यमंत्री जी के पास कोई व्यक्ति नहीं है कि उनको एक भी उड़िया व्यक्ति नहीं है। आप उसको, मैं उड़िया विषय को उठाऊं, आप कहोगे कि आप इतने छोटे मन के क्यों हो? मेरे महाप्रभु तो जगन्नाथ जी है, जगत की प्रभु है। और जगन्नाथ कॉरिडोर बनाया गया, नवीन पटनायक जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उसका इनॉग्रेशन कराया। आप कहते हो वो कॉरिडोर सही नहीं है, जो कॉरिडोर काशी में बने वो सही है, कोई और बना दे तो सही नहीं है। ऐसा किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा।
जगन्नाथ प्रकल्प को किसी ने नहीं विरोध किया और आपकी जानकारी ले कहूं, मैं खुद उसमें राज्य सरकार के द्वारा चलने वाले उस प्रकल्प में मेरे तनख्वाह की 1 लाख रुपया मैं खुद भी कंट्रीब्यूशन दिया हूं। जगन्नाथ मंदिर प्रकल्प में किसी को आपत्ति नहीं, इंक्रोचमेंट हटा के उसको सौंदर्यकरण करना किसी को आपत्ति नहीं। आपत्ति किस चीज में है? वहां मिला 7th सेंचुरी की मूर्तियां, पुराने मठ है, पुराने परंपरा है, सबको मिटा के आपने पेवर शोल्डर में डाल दिया, नीचे कर दिया। आपत्ति इस विषय की है। दुनिया में आज जिस लोग कहते प्रकार हैं काशी में भी ऐसा हुआ, नहीं हुआ, काशी में ऐसा नहीं हुआ। शिवलिंग बहुत से काशी में एक भी चीज ऐसा नहीं है कि ऐसे इसको आप कंपेयर कर पाओगे। आप उड़ीसा में 2-3 मंदिरों में आपको 4th सेंचुरी के बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट मिले, उसको तोड़ दिया है। और जगन्नाथ मंदिर छोड़ दीजिए, एक बौद्ध स्तूप जाजपुर जिले में, उसको पूरा मिट्टी में मिला दिया गया ठेकेदारों के द्वारा। हम इसीलिए सामूहिक रूप में कहते हैं सरकार की संवेदनहीनता, उड़िया जो ऐतिह्य है उसके साथ जुड़ा नहीं है। ऐसा कोई नहीं कर दुनिया में इस प्रकार की। हम जहां खड़े हैं नाभिका जी, उस जिले में पैलियोलिथिक समय यानी 10,000 साल पहले की रॉक आर्ट मिलते हैं। क्या ये गौरव की विषय नहीं होनी चाहिए? क्या इसके बारे में किसी कोई कहता है तो आप उसको उल्टा कैसे देखोगे? आप कहो कैसे ये सब पारुकियल चीज है। जो इस प्रकार की चीज पाश्चात्य में है तो उसको दुनिया की टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना देते हैं। यहाँ एक मंदिर है, ब्रह्मपुरा मंदिर, हम जाएंगे, माता समलेश्वरी के मंदिर, ये 500, 700, 1000 साल पुराने मोन्यूमेंट है। क्या इसको लेकर अभिमान करना सीमित बात है? बिल्कुल स्वाभिमान होना चाहिए। और चलते हैं मंदिर की तरफ, देखते हैं उड़िया अस्मिता और उसकी छवि कितनी है यहाँ के राजनीति। प्रधान जी, समलेश्वरी मंदिर में आपने मां समलेश्वरी का आशीर्वाद लिया। पिछली बार, मैं फिर राजनीति पे आती हूँ, पिछली बार 8 सीटें 21 में से आई थी। और संबलपुर एक ऐसी जगह है जहां मतलब कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड किसी का ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में 3 अलग पार्टियां आई हैं। कांग्रेस आई 2009 में, 2014 में बीजेडी आई, 2019 में बीजेपी आई। इस बार संबलपुर और ओवरऑल लोकसभा उड़ीसा से कितनी सीटों का आपका अंदाजा है? मैंने आपको फिर विनम्रता से मेरे बात को रखना चाहूंगा। इस बार, पिछले बार हम लोग 38% तक वोट चले गए थे और हमारी प्रतिद्वंदी को 42% वोट मिला। हमको 8 सीट मिला, उनको 12 सीट मिला और कांग्रेस को 1 सीट मिला। इस बार हमारी वोट परसेंटेज जाएगा 45% लोकसभा में। जब 45% वोट होती है तो 21 लोकसभा होती है। ये मेरा एक बड़ा सोची समझी जिम्मेवारी के साथ मैं ओपिनियन देता हूँ। और पिछले जो फर्स्ट फेज की चुनाव हुआ, 4 लोकसभा की चुनाव, हम चारों का 4 सीट जीतने की पूरा स्पष्टता है लोकसभा में। लेकिन असेंबली में आप कह रहे हैं इस बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार होगी। 23 से मेजॉरिटी तक जाना आसान रहेगा? आराम से आसान होगा। मैं आपको बताऊं, 90 में जब बिजू बाबू 122 जीते, उसके पहले कितना सीट जनता दल का था? 15 सीट था। 15-16 सीट से वो बढ़ के 1-2 बाई इलेक्शन जीते, 18 तक पहुंचे, तो 18 से वो लोग 122 गए। राजनीति में कई राज्यों में यह अनुभव आया है। त्रिपुरा में हम कहाँ थे? 0 से 2% से पूरा हम सत्ताधारी पार्टी बने, 2 बार सरकार बनाए। जिस प्रकार की राजनीति अभी देश में बदली है, विकास के प्रति लोगों की चाह है, और कौन कर सकता है, उसकी जो भरोसा है मोदी जी के नाम पे, यही हमको इधर एक बड़ा जंप लगाएगा। लेकिन विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी डेस्परेट हैं, डर गए हैं, इसीलिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, ज्यादा बच्चे वालों की बात करते हैं, बस एंटी मुस्लिम स्टैंड लेते हैं। देखिए, तो विरोधी के पास मोदी जी के नाम पे कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो हमारे बीजेपी के काम के बारे में कोई वो नहीं कह सकते हैं। मोदी जी की
भ्रष्टाचार कोई है कि हमारी सरकार को नहीं कह सकते हैं, मोदी जी की लीडरशिप के बारे में कह नहीं सकते। इसलिए कुछ अनर्गल अनब शनब बोलना उनकी राजनीतिक एजेंडा है पिछले 10 साल से, उसकी खामियाजी वो भोगते हैं, राज्य राज्य में भोगते हैं, केंद्र में भोगते हैं, इस बार भी वो भोगेंगे। विकास ही मुद्दा है, एस्पिरेशन ही मुद्दा है, विकसित भारत ही मुद्दा है। राहुल गांधी कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। आप लोगों की बातें नहीं करते हैं, आप मंदिरों की बातें करते हैं, आप हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, आप जनता के मुद्दे नहीं उठाते। देखिए, राहुल गांधी जी को कुछ बात उनको सुनना पसंद नहीं है। मोदी जी लक्षपति दीदी कहते हैं, 3 करोड़ लक्षपति दीदी बनाएंगे। मोदी जी कहते हैं भारत में 4 प्रकार की जाति है, महिला है, युवा है, वंचित वर्ग है, किसान है, यही 4 प्रकार की लोग हैं, गरीब है, वंचित वर्ग है। क्या ये कोई धर्म से जुड़ा हुआ है? सारे धर्म के लोग गरीब नहीं है, सारे धर्मों में महिला नहीं है, सारे धर्मों में युवा नहीं है, सारे धर्म के लोग किसान नहीं है। तो कौन कौन जाति की बात करता है, कौन समाज की विभेद की बात करता है, कौन धर्म की बात करता है? हम उड़ीसा में मुद्दा क्या है? उड़ीसा में रोजगार ज्यादा खड़ा कर सृष्टि करना, ये मुद्दा है। ये धर्म कहाँ से आया? उड़ीसा में पढ़ाई अच्छी यानी कि रोजगार नहीं हुआ ना? रोजगार 3.5% आज बेरोजगारी पैमाना है। ये पिछले दिनों के सबसे कम बेरोजगारी की आंकड़ा है। पिछले दिनों में से आज 10 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल स्पेंडिंग भारत सरकार के बजट से इसी साल हुई है। रोजगार सृजन हुआ है। अभी हाईएस्ट स्टार्टअप भारत में इन दिनों में है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बैंकों के द्वारा हाईएस्ट एवर अमाउंट इन दिनों में है। तो इसकी स्वनिधि को एक उदाहरण करो, सारे ठीक स्ट्रीट वेंडर आज स्वनिधि से लाभार्थी है। तो ये रोजगार स्वरोजगार नहीं है क्या? कुछ लोगों को एक चश्मा से चीजों को देखने की आदत है, वो देखेंगे अपना। लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टीरियल फेस डिक्लेयर नहीं किया है। उड़ीसा में आपने भी तो चीफ मिनिस्टर फेस नहीं डिक्लेयर किया है। हमने कई राज्यों में नहीं किया है, तभी भारतीय जनता पार्टी को सक्सेस आया ही है। प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा में चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषणा कर दिया है, एक उड़िया होगा। उड़िया में जन्म हुआ व्यक्ति कोई उड़ीसा की मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो बात पक्का है। संबलपुर का होगा ये बोले? उड़ीसा का ही होगा, संबलपुर उड़ीसा का भी है। तो धर्मेंद्र प्रधान फिर लोकसभा की तरफ जाएंगे, मंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं तो लोकसभा ही चुनाव लड़ रहा हूं। मैं यहाँ की लोकसभा की प्रत्याशी हूँ। मैं पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के लिए प्रचार करना, प्रसार करना, पार्टी के लिए लोगों की, मोदी जी की बात को लोगों तक पहुंचाना, ये मेरा दायित्व है। मैं उस काम पे जुटा हूँ। मेरे उसका आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। और मैं लोगों की आशीर्वाद, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके लिए लोकसभा यहाँ में आशीर्वाद प्रत्याशी हुआ हूँ। मैं उसके लिए वोट मांग रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी, विपक्ष का ये भी कहना है कि डिक्टेटरशिप सी चल रही है। एजेंसीज आपकी, इलेक्शन कमीशन आपका, तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपके अंडर हैं और विपक्ष के खिलाफ काम करते हैं। 2 मुख्यमंत्री आपने जेल में डाले, अब बेल पर अरविंद केजरीवाल बाहर हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता ये भी देखेगी और इस पर भी अपना मन बनाएगी? जनता सब देखेगी। नाभिका जी, जिस कारण 2 राज्य के मुख्यमंत्री जेल में हैं, एक आधा कोई बेल में आए हैं, ये लोग कोर्ट भी तो गए थे ना। कोर्ट क्या बीजेपी का है? कई प्रकार की, नीचे कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा भी खटखटाए, तो कोर्ट ने क्यों उनकी बातों को नहीं सुना? आप कोई कानून नहीं चलाओगे, आप शराब घोटाला करोगे, आप मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी दस्तखत की जमीन आपके नाम पे करा लोगे, खनिज संसाधन आपके नाम पे करा लोगे, तो देश में कोई संवैधानिक व्यवस्था है कि नहीं है? पर आपकी वॉशिंग मशीन कैसी चल रही है? नहीं, जो विषय आपको ज्वाइन कर लेता है वो वॉशिंग मशीन में जिनके किनके नाम पे प्रमाण है कि वो लोग वरी है, किनके नाम पे प्रमाण है? ऐसा तो नहीं है। जिनके बारे में आपने कहा था, अजीत पवार, चक्की पी सिंह, वो आज आपके साथ हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। जब देखो, कोई भी व्यक्ति आरोपित होना अलग बात है। कोई भी व्यक्ति जब तक कोर्ट में प्रमाणित ना हो और कोर्ट में उसके ऊपर कोर्ट कॉग्निजेंस ना लो, उसके ऊपर तो आरोपी होगा ना। आज जो लोग तो मतलब आप ऐसे ही आरोप लगा रहे थे बिना किसी प्रमाण के? नहीं, वो प्रमाण है। जो तो प्रमाण है तो फिर उनके साथ कोई नहीं बचेगा।
जिनके नाम पे प्रमाण है, जो भी कितने ताकतवर जो व्यक्ति, कोई नहीं डेप्यूटी बचेगा। चीफ मिनिस्टर है वो नहीं, अगर कैसे प्रमाण आएगा बचाई तो- हुआ है, ना, फल ना, ना। फूल रहा है। ऐसा नहीं मानता हूँ मैं। जो भी कोई व्यक्ति अगर प्रमाण उनके नाम पे आएगा, कोई उसमें से बच नहीं सकता है। और जो लोग आज जेल में है, लेकिन विपक्ष उनको का कोर्ट कहना ने भी है बरी ऐसे नहीं किया है। 25 लीडर हैं जिसमें से 23 या 24 के केसेस या तो बंद कर दिए गए हैं या वो कहते हैं ना डस्टबिन में डाल दिए गए हैं। देखिए, ये इसकी इस प्रकार की, जनता सब समझती है। देख, आप उस विषय को डॉक्यूमेंट के साथ दिखाओगे, कौन कौन सा चीज बंद करे। आरोप से तो नहीं होगा, हल्ला काटने से तो नहीं होगा भाई। कोई किसी नेता के घर में, देखो ये दोहरा नीति कैसे होगा। आपका हल्ला ठीक, हमारा हल्ला गलत। नहीं, देखो आपके हल्ला थोड़ी है ये, आप तो निरपक्ष हो। बंगाल में मंत्रियों के घर में नोटों की पहाड़ दिखता है, तो ये प्रमाण नहीं है। जिनके घर में नोटों के प्रमाण मिलेगा, जो भी वो हो वो जेल जाएगा, जो भी हो, उसमें क्या छुपाने की बात है। आज CAA देश में लागू हो गया, सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं कुछ ऐसे शरणार्थियों को जिन्होंने अप्लाई किया था। चुनाव के बीच में ये सर्टिफिकेट देना, ये भी एक मैसेज है। देखो, CAA कोई चुनाव के समय में तो आया नहीं था। CAA बकायदा पार्लियामेंट में कानून बन चुका था। उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने के टाइम तक कुछ लोगों ने उसमें गुमराह करने का कोशिश किया, लेकिन वो सहज नहीं हुआ नहीं। और हमारी ये कमिटमेंट था कि हम CAA को देश में लागू करेंगे। पड़ोस की देशों की जो शरणार्थी आएंगे, निर्दिष्ट प्रकार की शरणार्थी आएंगे, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या जैनी हो, ये जाएंगे कहाँ, तो भारत ही आएंगे। तो उनको हमें यहाँ संविधान के तहत सुरक्षा देना, यह हमारी दायित्व बनता, हमने दिया। उसमें हमारे तो कोई लुका छुपा कर तो नहीं किए, ये तो एलानिया था, उसको हमने इम्प्लीमेंट अभी किया। धर्मेंद्र प्रधान जी, माँ समलेश्वरी जी के मंदिर के बाहर खड़े हैं, थोड़ा सा प्रोफेसी भी कर दीजिए आप, थोड़ा सा जो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर का काम भी कर दीजिए, बता दीजिए इस चुनाव में लोकसभा में बीजेपी की कितनी सीट? 400 पार। ये तो जन जन की नारा है मंदिर में। अभी मंदिर में आप देख रहे थे, मैं तो आपके साथ ही खड़ा था। माँ की दरबार की गर्भगृह में आप खड़े थे, किसी ने हमको हाथ मिला के कहा सार कहा 2 बार होगा सर, इस बार 400 पार। थोड़ी मैंने उनको समझा के लाया था। आप देश में किसी भी इलाके में जाइए, ये नारा है कि सचमुच होगा। देश की ये आकांक्षा है, देश की ये मिजाज बन चुका है। बीजेपी की आकांक्षा है कि देश की आकांक्षा है? देश की आकांक्षा है ये। देखो, मैंने अभी आपके सामने, आपने जिस विषय को माता के सामने ही पूछा, मैं माता के सामने ही कहता हूँ। माता की गर्भगृह में आपके साथ मैं दर्शन कर रहा था, किसी ने मेरे को पीछे से बुला के कहा कि सर इस बार 400 पार। मैं तो नहीं कहा था उसको। तो राहुल गांधी क्या करेंगे? वो फिर कुछ दिन गायब हो जाएंगे। बहुत गर्मी है देश में, उनको बड़ा दिक्कत हो रहा है अभी इसमें घूमने, बीच बीच में चले भी जाते हैं। तो हम तो ये भारत की हैं, हम तो भारत की पसीना। भारत के ऐसा है क्या? भारत के नहीं है? ऐसा है क्या? मैं आपको ही पूछ रहा हूँ। तो आधे चुनाव छोड़ के कभी कभी भाग जाते हैं, देश आधे दिन देश में नहीं रहते हैं, देश की मुद्दे की और सेंटीमेंट के साथ जुड़ते नहीं तो कोई न्याय यात्रा उन्होंने की और प्रियंका जी कह रही है न्याय यात्रा। मैं आपको कहूँ, उन्होंने, मैं उड़ीसा 2 दिन पहले आए थे। उड़ीसा में उन्होंने हमारी यहाँ की बेटी, यहाँ की सुकन्या आदरणीय द्रौपदी मुर्मू रामलला का दर्शन करके आए। उनकी पार्टी ने कहा हम गोबर छीन के, गंगा जल छीन के उसको साफ करेंगे। ये भारत की हैं, ये भारत की सभ्यता है। ये आदिवासियों के अपमान करने की तरीका है, ये महिला को अपमान करने की तरीका है। तो कैसे इनको कहोगे भारत की हैं? भारत जन्म में भारत हो सकते हैं, लेकिन कर्म में तो कोई भारत के लक्षण उनके साथ नहीं दिखता है। थोड़ी सी चाय हो जाए, क्योंकि चाय पे चर्चा तो बीजेपी का पहले नारा था, 400 पार से पहले का नारा। तो चाय की चर्चा पे आज देश के लोगों को आप क्या आश्वासन देंगे? धर्मेंद्र प्रधान अपने चश्मे से भारत को जून 4 को कैसे देखते हैं? देखिए, जून 4 को एक बहुत बड़ा विक्रम देश की जनता दिखेगा, बहुत बड़ा लोक आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मिलेगा, ये स्पष्ट है। ये मैंडेट लोगों को, भारत को एक लंबी छलांग दिलवाने के लिए है। 2047 की तैयारी। कह रहा आप हार रहे हैं?
आपको चलो 200 से ऊपर नहीं है? 2004 में जून 4 में ये विषय स्पष्ट हो जाएगा, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। कोई व्यक्ति राजनीति में हमारी प्रतिद्वंदी हो सकता है, लेकिन इतना मैं शब्द नहीं लगाना चाहता हूं, इतने सीमित दृष्टि के होंगे हमें पता नहीं है। जो होंगे होंगे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी कहती हैं रोड शो करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में, ऐसे हाथ हिलाकर चले जाते हैं, लोगों के बीच में नहीं जाते जैसे राजीव गांधी जाया करते थे। देखिए, ये परिवार के मन में एक दुविधा है। उनको लगता है देश हमारी खानदानी बपोती, हमारी जागीर है, इसमें कोई गरीब की बेटा कैसे इतना देश की श्रद्धा को बटोर रहा है और निरंतर बटोर रहा है, लोगों के लिए काम भी कर रहा है, श्रद्धा भी बटोर रहा है, आस्था भी उसके ऊपर है। ये इनकी सामंतवादी लोग ना कभी भी गरीबों को सहे नहीं, कभी भी टॉलरेट नहीं किए। मोदी जी के प्रति उनके मन में जो विद्वेष है, यह उनकी सामंतवादी मनस्थिति का, डिक्टेटोरियल मनस्थिति का परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। कई बार देश उसके ऊपर, देश वो भूला नहीं, मौत का सौदागर किसने कहा था, गटर की किड्डा किसने कहा था। आप आइए एआईसीसी के सामने हम स्टॉल लगा देंगे। छीनने का किसने कहा था? हमने मंगलसूत्र किसका छीन रहा है? किसने कहा था कि आइए आप एआईसीसी के ऑफिस के सामने आपको चाय बेचने के लिए स्टॉल देंगे। ये अपमान देश के गरीबों को आपने किया था, देश की पिछड़ों को आपने किया था, देश की वंचितों को आपने किया था, इसीलिए आपको दंड मिल रहा है। गणतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता आपको अपने ठिकाने पे रखता है, इस बार भी ठिकाने पे रखेगी। लेकिन 10 साल हो गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर है? देखिए, लोग अपेक्षा रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं लोगों की भरोसा। इस बार देखिए, चुनाव मेरे दृष्टि से, मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी भी हूं, मैं एक विद्यार्थी के नाते कहता हूं, इस बार की नैरेटिव में बहुत बड़ा विषय है आस्था, बहुत बड़ा विषय भरोसा। इस बार देखो, सभी के काम करने की दावा हम भी नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े देश में, 140 करोड़ की देश में, कहीं ना कहीं किसी के मन में कुछ रह जाएगा, ऐसा मैं हाथ जोड़ के उन सभी से क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन कौन कर पाएगा, कौन पारदर्शिता से इसको कर पाया है, इसकी भरोसा और आस्था प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। इस बार चुनाव की नैरेटिव वही है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कई वादे आपने तोड़े, नौकरियों के बारे में, महंगाई के बारे में, राहुल गांधी तो कहते हैं कि आते ही नौकरी की गारंटी दे देंगे, वो खटाखट पैसे भेज देंगे महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए। कहीं ना कहीं और पूरा विपक्ष जो एक साथ जुट गया है, डिवाइडेड वोट में आप जीतते थे, कंसोलिडेटेड। कल ही ममता जी का बयान है कि मैं जिन इंडी को उन्होंने बनाया था, उस इंडी को उन्होंने कहा हम बाहर से समर्थन देंगे। इसी को आप विपक्ष एकता कहते हैं। महाराष्ट्र में सब अपने आपस में लड़ रहे हैं, इसी को विपक्ष एकता कहते हैं। बाकी रहा वायदे पूरा करने का। वायदे अगर हम पूरा ना करते, हमने जो नहीं कर पाए, हमने उसको लोगों के सामने स्वीकार किया है और उसके लिए समय मांगा, लोगों ने समय दिया है। अगर हमने भरोसा नहीं जीता तो इस प्रकार की जन समर्थन देश में, राज्यों में और देश में नहीं मिलता। और हमें पूरा विश्वास है, हमें देश की समर्थन और आशीर्वाद हमारे साथ है। तो इसी बात पर चाय पे चर्चा 4 जून को होती है मुलाकात, और कितनी सीटें आगे, कितनी सीटें पीछे, जवाब देंगे उस दिन। बिल्कुल, मैं आपके स्टूडियो में आऊंगा, आपसे गपशप करूंगा। नतीजा भारतीय लोगों के पक्ष में होगा। भारत को 21वीं सदी में, राहुल गांधी जीते तब भी देखो कुछ हाइपोथेटिकल नहीं है इस चुनाव में, आपको पता बहुत स्पष्ट है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ईवीएम में गड़बड़ तो नहीं थी? जो हारने वाले कहते हैं, हारने वाले तो बहाना करते हैं, जीते तो ईवीएम जिंदाबाद, हार जाते हैं तो भारत की डेमोक्रेसी मुर्दाबाद। आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि कोई जनता की ईवीएम हमारी साथ है, जनता हमारी साथ है। चलिए फिर चाय पे चर्चा 4 जून को, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने वादा किया है हमें कि हमारे साथ जुड़ेंगे। आज आप चावल बड़ा खाइए, हमारे यहाँ के बहुत फेमस डिश है यहाँ का। ये एक बड़ा है, चावल में बनता है, राइस है, इसको ये बहुत स्वादिष्ट है। चलिए तो स्वाद लेते हैं, पहले चुनाव का और फिर उड़ीसा के खाने का।
और मिलते हैं 4 जून को धर्मेंद्र प्रधान से। धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। राधिका जी।